हेलो स्टूडेंट्स, इनफैलिबल एकेडमी में मोस्ट वेलकम। और मैं आपके लिए आज एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। और टाइम चूंकि बहुत कम रह गया है एग्जाम्स में, तो मैं इसके जरिए से आपको पूरा क्विक रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग सॉल्व करते हैं ये सेट जो आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि AD इज अ मीडियन ऑफ ABC with vertices this and this. Okay, so find the mid length of median AD. Okay, तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर, जिसमें कि आप देख पाएंगे this is our triangle and you know what is median. Let's suppose this is A, this is vertex B, this is C and median is, अगर आप इस A पॉइंट से मीडियन बनाते हैं तो उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके वो मिलती है, इसे हम मीडियन कहते हैं। यू नो दैट। ओके, तो A हमारे पास है 5 -6, B हमारे पास इट इज गिवन C is 0 0, राइट, एंड B is given 6, 4। हमें ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ AD। अगर D के कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्टेंस के फॉर्मूला से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। B और C का मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए सपोज को मैंने लेट कर लिया कि ये जो है x और y है, इसका कोऑर्डिनेट x y है। तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, जिसमें x1 कौन है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, राइट। तो x1 प्लस x2 दैट इज 6 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 3। ये मेरा x निकल आया। y कैसे निकलेगा, y यहाँ d के लिए निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0, दिस इज 4 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 2, राइट। तो ये हमारा x और y निकल आया, यानी हमारे पास x और y यानी d पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे आ गए क्या, 3, 2। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी। डिस्टेंस यू नो दैट इज वेरी इजी थिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है वो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां x2 आप किसी को भी x2 ले लो, इसे x2 मान लो चाहे इसे x2 मान लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये x2 हमारा हो गया, ये मैंने x2 मान लिया इसको, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज y1। ओके राइट, तो नाउ कैलकुलेट दिस। x2 यानी 5 माइनस 3 प्लस y2 दैट इज y2 माइनस 6 एंड माइनस 2 स्क्वायर, here is also square. Okay, so now 5 minus 3 is 2, 2 square, that is 4. Okay, now minus 6 minus 2 minus 8 का square 64. Okay, right, that is 68, रूट 68। तो ये आपका आंसर आ गया, रूट 68 यूनिट। आपका ऑप्शन में भी देखिए पहला ऑप्शन रूट 68 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इफ sec थीटा ओके माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है m। तो आपको वैल्यू बतानी है sec थीटा प्लस tan थीटा की, क्या वैल्यू होगी इसकी, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है, इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, अब मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर LHS में लेके आ जाता हूँ, तो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, और 1 को उधर मैं RHS में ले जाता हूँ तो इधर 1 आ जाएगा। ओके, अब ये जो मेरा बन रहा है, ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। ये होती है a प्लस बी, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, और a माइनस बी ये होता है ना भाई। ओके, तो नाउ मैं इसकी जगह पर इसको ब्रेक कर दूंगा, ये आ जाएगा sec थीटा प्लस एक बार tan थीटा, एक बार आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब चूंकि आपको यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है m, तो मैं यहाँ पे m प्लेस कर दूंगा, और इस वाले को जो ये है, ये पोर्शन उसको ऐसे ही रहने दूंगा sec, क्योंकि यही मालूम भी करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब sec थीटा प्लस tan थीटा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो हमें मालूम करनी है, वो क्या हो जाएगी, m इधर डिवाइड में चले जाएंगे, 1 अपन m हो जाएंगे। तो ये आ गया sec थीटा प्लस m थीटा, सॉरी sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपन m। तो आप ये समझ लीजिए कि sec थीटा
प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू m दे रखा है और ये वाला आपसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/m हो जाएगा। और अगर ये वाला दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा m, तो वो 1/m हो जाएगा, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट। तो इसको तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो आते हैं क्वेश्चन ये ऑप्शनल में आते हैं, इसको सॉल्व नहीं करना होता। ये भी समझ लीजिए कि जो भी ऑप्शन क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो सॉल्व नहीं करना होता, उसको सीधे लिख देना होता है टू इसका ऑप्शन सी आंसर है, बस इतना लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट, ओके। तो नाउ अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 and 5, 3, 5 एक पॉइंट है यार, ये 3, 5 और इसकी डिस्टेंस क्या है, इससे डिस्टेंस दूसरा पॉइंट है x -5, इससे इसकी बीच की डिस्टेंस है 15, राइट। ये डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का वो ये होता है, अभी आप देख चुके हैं ऊपर भी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए, d दे रखा है आपको 15, यहाँ पे 15 आ गया। x2 कौन है, आप इसे x2 मान लीजिए, दिस इज x2, ये y2, तो इसी तरह से x1 y2 y1 हो जाएंगे, ओके। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ओके। नाउ तो x2 - x1 दैट इज x -3 का होल स्क्वायर और x2 y2 क्या, y2 -5 एंड हियर माइनस अगेन -5, y1 क्या है -5, इसका स्क्वायर, ओके। तो 15 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे रूट में, दैट इज x -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज -5, सॉरी ये इक्वल्स टू यहाँ से हटाओ, ओके, प्लस ये -5 और ये वाला +5, इसका होल स्क्वायर, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास सिर्फ रह जाएगा 15 अंडर रूट x -3 का होल स्क्वायर, ये रह जाएगा, राइट, ओके। अब इसके स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर लगा देता हूँ और इधर भी स्क्वायर लगा देता हूँ। इधर स्क्वायर आ जाएगा 2 2 5 और इधर स्क्वायर रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और आपके पास आ जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, ओके ओके। तो यहाँ पर एक इक्वालिटी की क्वेश्चन बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर से खोल देंगे, ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 9 -3 to the 6 एंड ये x, राइट, और ये 2 to 5 इधर ही रहेगा। नाउ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये 2 to 5 उधर जाके यानी RHS में माइनस हो जाएंगे, 2 to 5 इज इक्वल्स टू 0 रह जाएगा इस प्लेस पे, ओके क्लियर, ओके। अब आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस सॉरी -216 इज इक्वल्स टू 0। अब 216 को ऐसे ब्रेकअप करना है ताकि वाला ब्रेकअप नहीं, ओके, ऐसे ब्रेकअप करना है कि 6x आ जाए माइनस करने पर, ओके राइट। तो 18 और यहाँ पे मैं ले लूंगा 12, राइट, ओके। तो 18 और 12 को मल्टीप्लाई करके आता है 216 और माइनस करने पे आता है 6, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और ये प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ओके ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, ये अलग है, इसको हटा दीजिए, x कॉमन हो गया, यहाँ से बचा x माइनस 18 और यहाँ पर से 12 कॉमन हो गया, तो यहाँ से ही बचेगा x माइनस 18, ओके इज इक्वल टू 0, x माइनस 18 इज देयर एंड द सेकंड फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप x माइनस, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x माइनस 18 को अगर आप 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू 18 हो गया, अगर आप x प्लस 12 को 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू -12 आ गया, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, -12 और 18। तो अब यहाँ पाएंगे कि ऑप्शन में हमारे पास ये वाला ऑप्शन है जो कि -12 और 18 वैल्यू आपको दे रहा है, राइट। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, वेर इज फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, इफ साइन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है अभी देखिए, फोर्थ पे जाता हूँ मैं, फोर्थ क्वेश्चन वो क्या है, इफ साइन a is equal to 2/3 then what is the value of cot a, ये आपको वैल्यू बतानी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुझे पता है ये क्या होता है, इसमें आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक
राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, आपको पता है, ये हाइपोटेनस, ये साइड होती है बेस, ये साइड होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ जो दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 2/3। तो साइन ए जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब यहाँ पर अगर इसको हम देखते हैं तो साइन है यहाँ पर 2/3 दे रखा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपका जो होगा वो 2 यूनिट हो जाएगा, और हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेस कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे भाई बेस कैलकुलेट? हमको पता है कि जो एच स्क्वायर है हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पी को इधर माइनस करना पड़ेगा, तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट। ओके, व्हाट इज बी? बी हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो एच क्या चीज है भाई? एच है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ओके, पी क्या है? पी है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आपने चूंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लेना पड़ेगा, आ जाएगा √5, राइट। तो बी हमारे पास क्या आ गया? √5। अच्छा, तो बी कैलकुलेट हो गया हमारे पास, √5 आ गया। अच्छा, निकालना क्या है? कॉट है। अब इसमें एक आप बहुत फनी फॉर्मूला याद करते हैं, वो क्या करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत फनी ट्रिक है, इसको आप याद करते हैं। इसमें ये वाला पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो साइन के लिए होता है, साइन और कॉसेक के लिए। दूसरा वाला जो होता है वो कॉस और सेक के लिए होता है। तीसरा वाला जो होता है टेन और कॉट के लिए होता है, ठीक है। तो टेन और कॉट के लिए टेन, अगर आप पी अपॉन बी करते हैं तो टेन हो जाएगा, बी अपॉन पी करते हैं रिवर्स तो वो कॉट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगी डी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हमारा है? √5, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 2, तो √5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो आंसर हमारा हो जाएगा √5/2 ए आंसर हमारा ठीक क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ वन इज दिस। अब आता है ये पैरेलल लाइंस, ये टू वेरिएबल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर हमारे पास कोई दो लाइंस है, इस तरह से दे रखे हैं, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, ये आपको शो की गई है। द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज। अब इसमें जो पेयर दे रखा है आपको ये वाला, ये इसमें से ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो कौन सा इसके लिए सही होगा वो आपको बताना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ग्राफ पे आपने दो ये इस तरह की लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। सपोज आपके पास कोई ग्राफ है, यू हैव ग्राफ, और आपके पास टू लाइंस है। सपोज यू हैव टू लाइंस, ठीक है। ये आपके पास दो लाइंस हैं, एक ऐसे जा रही है, राइट, और दूसरी लाइन जा रही है वो ये जा रही है। दूसरी लाइन जो आपके पास है वो ये है। देखिए, जस्ट लाइक मैंने उसी तरह से फिगर आपका बना दिया यहाँ पे। अब आप देखिए, अगर ये दोनों लाइनें जाके आगे आपको दिखाई दे रहा है कि पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये आगे आगे जाएंगी, और आगे जाके मीट हो जाएंगी इस जगह पे, कहीं पर भी आगे वो एक्सटेंड, अगर हम इसको करते हैं एक्सपेंड, तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगे, राइट। तो अगर ये मीट करेंगी तो हम कहेंगे कि ये लाइन कंसिस्टेंट है और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई भी लाइन जो एक्स फॉर्म में दे रखी हो, एक्स और वाई के वेरिएबल फॉर्म में हो, उसको आप जब ड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई एक लाइन बनती है, ठीक है। दूसरी लाइन अगर आपको और दे दी गई, ठीक है, और उसको भी आपने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद वो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी। वो वहां क्रॉस करती है जहां पे इन दोनों का सॉल्यूशन आता है, यानी इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों लाइंस के लिए वही कहलाता है उसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइन एक दूसरे को एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका ये कि लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो वो कंसिस्टेंट होती है। वो क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होती हैं और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कर क्या रही? फिर ये कर रही है कि एक लाइन ड्रॉ हुई, और फिर आपने एक और लाइन देखी, आपने उसको भी ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पे, तो एक और लाइन ऐसी ड्रॉ हुई जो उसके पैरेलल है। अगर वो पैरेलल और आगे कहीं भी जाके मीट नहीं हो रही है, तो इट मीन्स, अगर पैरेलल तो मीट होती ही नहीं है, तो इट मीन्स क्या है कि उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं
क्या कहते हैं इसको भी? इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और इसका मतलब ये होता है कि नो सॉल्यूशन, नहीं लाइन के बीच में एक्स और वाई की दोनों की कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है तो कोई वैल्यू भी नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अच्छा, तीसरा एक और होता है कि अगर कोई ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन क्या है, इसी के ऊपर ऐसी एक लाइन है, सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ करी, दूसरी लाइन जो है वो सेम एज इट इज इसी के ऊपर ही है। क्या है? इस लाइन के ऊपर ही है, बिल्कुल एज इट इज इसी के ऊपर ही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवरलैप कर दिया ना एक दूसरी लाइन को। एक लाइन ऐसे है, उसी के ऊपर एक लाइन और है, सपोज इट इज ओवरलैपिंग और कोलिनियर और कोइंसाइड। ठीक है, तो अगर कोइंसाइड कर रही तो आप खुद बताइए कि कितने पॉइंट्स पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आप कहेंगे तो मैनी पॉइंट्स कर रही है, इट मींस इट हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरलैप कर रही है तो ये मैनी सॉल्यूशन है इसके, कंसिस्टेंट भी है, ठीक है, और मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, राइट। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन होती हैं। अच्छा, आपको अगर ये इस तरह से आपको 2 लाइन्स दे दी जाए, तो अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? देखिए ये कहीं न कहीं आगे जाके मीट हो जाएगी ना, मीट हो जाएंगी तो उसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो बस ये ए आंसर होगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, राइट? अभी देखिए 6th क्वेश्चन हमसे कहता है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2, 0, if one end of the diameter is 60, then द अदर एंड इज, डायमीटर का आपको दूसरा एंड बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब इसको तो ग्राफ के जरिए से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब आप देखिए मैंने ये ग्राफ लिया, ये मेरे पास ग्राफ है, क्या बोला उसने? उसने बोला कि सर्कल का जो सेंटर है वो 2, 0 पर है, तो देखिए मेरा एक वन तो यहाँ आ गया, राइट, वन मेरा ये हो गया, टू कहाँ पे होगा, टू ये हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये 2, 0 हो गया ना भाई मेरा, 2, 0, ये पॉइंट मेरा 2, 0 है, दिस पॉइंट 2, 0 हो गया, ओके। अब जो इसका डायमीटर का जो एंड है, एक एंड, वो क्या है, 6, 0, 6, 0 कहाँ पहुंचेगा भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6, 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये डायमीटर का एंड हो गया, ये है 6 और 0, क्या है 6, 0, ये वाला जो है ये डायमीटर का एंड है, ये वाला 6, 0, राइट, 6, 0, ये हमारे पास डायमीटर। अब जो सेंटर से डायमीटर के एंड का जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, तो रेडियस कितने यूनिट्स आ रही है, 1, 2, 3, 4 यूनिट्स। इसी तरह से जो अदर एंड होगा इस डायमीटर का, उधर भी 4 यूनिट्स होगी, 1, 2, 3, 4 यहाँ पहुंचेगी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो वो पूछ रहा है, बस आप देख लो क्या है, देखो -1, ये -2, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आ जाएगा हमारा -2, 0, तो बस अदर एंड हमारा हो गया 2, 0। अगर आपको थोड़ी सी ग्राफ की समझ है तो इजीली आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया -2, 0, राइट। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने 7th वाले क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है भाई? ये हमसे कहता है 7th वाला क्वेश्चन, दैट इज 7th, वो हमसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इज नॉट, ध्यान रखिएगा कभी भी इन शब्दों के ऊपर, ओके, इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा या तो 1 के इक्वल होगी या फिर 1 से लेस होगी, ठीक है। और परसेंटेज में अगर हम आए तो वो ग्रेटर इज इक्वल टू या तो 100% होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 100, मैक्सिमम होती है 1, 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, और 100% होगी या फिर 100% से लेस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है, अब तो इसमें केवल इतना ही देखना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो 1 से ऊपर जा रही है। देखिए तो 0.89 ये तो 1 से छोटा ही होता है भाई, ठीक है। 52% ये 100% से कम है, 1/13% ये भी 100% से कम है, 1/0.89, तो 1/0.89 जब आप करोगे इसका मतलब हो गया 100/89, 100/89 मतलब हो गया कि 1 से मोर देन 1 हो गया, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा इसका, राइट। तो ये मोर देन 1 हो गई ना, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, राइट, 1/0.8, ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग 8th वाले क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या होता है अभी? 8th वाले क्वेश्चन में क्या कहता है अभी, क्या कहता है अभी 8th में कहता है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, दिस इज दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स एंड प्लस क्यू, ओके, ये है। अच्छा, आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है भाई, इसके ट्वाइस, ये जो लिखा है इसने दूसरा वाला पॉलिनोमियल 4x² -5x एंड -6, इस वाले पॉलिनोमियल के, यानी ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² -5x -6, इसके जो जीरोस हैं
वो क्या है, वो है मान लिया मैंने अल्फा और बीटा। तो ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू दे रखा है, इसके जीरोस अल्फा और बीटा के ट्वाइस है, ये उसका मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 अल्फा हो गया और दूसरा वाला इसका 2 बीटा हो गया, इसका 0। ये तो मतलब हुआ इसका। ओके, तो अगर मैं इस वाले में देखूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा जो इसका सम ऑफ जो जीरोस हैं, वो हमको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। इसमें बी क्या होता है, बी होता है जो एक्स के साथ आता है, ए कौन होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है, कोएफिशिएंट। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, माइनस बी, यानी माइनस बी का मतलब -5 और एक और माइनस ये लगा हुआ तो यानी +5 हो जाएगा अपॉन ए। व्हाट इज ए, ए इज 4, 4 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया। अच्छा, अब मैं इसके अल्फा प्लस बीटा अगर देखूं तो क्या है भाई साहब, क्योंकि हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ओके, इसके अल्फा प्लस बीटा देखो क्या आएगा, इसके अल्फा प्लस बीटा कौन है, वो है 2 अल्फा 2 बीटा। चलो मैं 2 अल्फा 2 बीटा कर देता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि कंडीशन उसने दे रखी है कि इसके ट्वाइस हैं, तो मैंने उसी को मान लिया। ओके, वो तो वो भी बी अपॉन ए होगा, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा भाई, माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो इसमें बी कौन है, ये है बी, जो यहाँ पे पी दे रखा है। ए कौन है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है। ओके, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब बी क्या है, पी है, तो माइनस पी आ जाएगा भाई यहाँ पे। ए क्या है, ए वन, वन को रखने की जरूरत ही नहीं। ओके, अब अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लूँ तो यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी। राइट, तो अल्फा प्लस बीटा की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ यहाँ पर, 5/4। तो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा 2, 2 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस पी। ओके, तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी भाई, पी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, पी इज इक्वल्स टू ये 2 1 2, ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो -5/2। क्लियर। तो अब इसमें कौन, ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। राइट। ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन में हमारा कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। ओके, तो कोन जो होता है, कोन, कोण का वॉल्यूम बताना है हमें। तो कोण का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ आर चाहिए और एच चाहिए। ठीक है, तो आर और एच कहाँ से निकालेंगे, इस क्यूब से जो उसने दे रखा है, ये क्यूब में से इस कोण को कार्व करके निकालना है। तो अब जब भी इस क्यूब में से कोण को निकालेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए उसका टॉप है ना, टॉप के बीचों बीच में यहाँ उसका टॉप आएगा, किसका, कोण का। और मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, ये इस टाइप से होगा, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो चारों तरफ से इसको ऐसे करते हुए टच करते हुए जाएगा, यानी इसका जो बेस होगा इसकी तरह से होगा। यानी नीचे जो स्क्वायर है क्यूब का, उस बेस में ये चारों, ऑल 4 साइड्स ये ऐसे करके टच करेगा, तब ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और हाइट कितनी रहेगी फिर इसकी, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो बेस होगा सर्कुलर बेस कोन का, वो इस तरह का होगा, यानी इसका डायमीटर ये होगा, यानी जो क्यूब का एज होगा वही इसका डायमीटर होगा। सपोज कीजिए क्यूब का जो एज है वो मैंने ए ले लिया। ठीक है, अगर ए ले लिया है क्यूब का एज, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, ये जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा A/2, A/2। जो इसकी रेडियस होगी आर, वो हो जाएगी A/2। राइट। अच्छा, हाइट फिर क्या होगी, हाइट जो आप देख रहे हैं, ये जो कोन की हाइट ये जा रही है, ये जो हाइट है ये वही हाइट है जो इस क्यूब की हाइट है, जो मैंने इसको ए ले रखा हुआ है, यानी उसकी साइड। तो हाइट भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस A/2। ठीक है, क्योंकि डायमीटर हमारा ए है तो रेडियस A/2, एच ए हो जाएगी। अब आपको कोण का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर, व्हाट इज आर, आर इज ए, ए स्क्वायर आ गया वहां पे अपॉन 2, लाइक दैट, मल्टीप्लाई बाई ए, एच की जगह पर ए आ गया। ओके, 1/3 यहाँ से आ जाएगा पाई ए क्यूब अपॉन 4। राइट, ये यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एज दे कितनी रखी है क्यूब की, क्यूब की एज दे रखी है हमको 2 सेंटीमीटर। राइट, ये 2 सेंटीमीटर, तो बस 2 यहाँ प्लेस कर देंगे ए की प्लेस पे, 1/3 पाई ए क्यूब, यानी ए क्यूब हो जाएगा 2 4 8, 8/4, 4 1 4, 4 2 8, 2/3 पाई हो जाएगा, 2/3
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस वन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो ये इस तरह से 9th क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 10th वाले पर। 10th क्वेश्चन से क्या पूछता है? 10th क्वेश्चन पूछता है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी अरेंज डेटा। आप जानते हैं कि जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हम डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक डेटा है 2 3 6 9 9 8 सॉरी 10 10 11 एंड 14। सपोज दिस डेटा वी हैव एंड दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर मैं मिडिल मोस्ट टर्म की बात करूं तो हमारे पास मिडिल मोस्ट टर्म देखिए, तीन टर्म मैंने क्या किया, तीन टर्म्स तो मैंने इधर छोड़ दिए, तीन टर्म मैंने इधर छोड़ दी, तो बीच में कौन सा टर्म आया मिडिल में? मिडिल में टर्म आया वो आया 9। 9 हमारी कहलाएगी मीडियन। ये मिडिल मोस्ट टर्म है, इसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिफरेंस बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन। ठीक है, अच्छा फिर मीन क्या होता है? मीन होता है कि आप सभी टर्म्स को ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स से। ठीक है, उसे हम कहते हैं मीन यानी एवरेज। ओके, फिर आता है इसमें एक ऑप्शन है मोड। मोड क्या होता है? किसी भी डेटा में जो मैक्सिमम रिपीटेशन होता है, फ्रीक्वेंसी जिसकी हाई होती है, जैसे यहाँ पर 9, तो 9 क्या है यहाँ पे इस डेटा सेट का मोड है। ठीक है, अच्छा फिर डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है कि अगर आप इस डेटा सेट के नंबर्स को इसके मीन से माइनस करते जाएं तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहते हैं डेविएशन। तो यहाँ पर जो उसने पूछा है कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है किसी डेटा सेट का, तो उसे हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 11th वाले में हम आते हैं। If the roots of equation ax square plus bx plus c plus c, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, और रियल एंड इक्वल क्या है? रियल इक्वल है। तो जब भी कभी रियल इक्वल होते हैं रूट्स किसी भी इक्वेशन के, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वो बी स्क्वायर माइनस फिर 4ac होता है, आप जानते हैं 4ac। वो क्या होता है? वो 0 के इक्वल होता है। इस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसको भी आप देख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है किसके? 0 के इक्वल। कब? जबकि रूट्स रियल और इक्वल हो। ठीक है, रियल इक्वल क्या मतलब होता है? रियल का मतलब होता है कि 2 4 5 6 -2 -3 -4 वट एवर द नंबर इज देयर, वो सब रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो रूट में हो अपॉन में हो कैसे भी। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाता है तो हम इसे कहते हैं अनरियल। बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर क्या होते हैं? वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इसको इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपना ये देखना है रूट्स इक्वल एंड रियल है, तो बताइए इनमें से क्या सही होगा जो उसने यहाँ पे दे रखे हैं कि ए बी सी और डी ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या सही होगा। ओके, तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं लिखूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बिकॉज रूट इक्वल एंड रियल है, तो देखिए अब इनमें से क्या कंडीशन फॉलो होगी? देखिए 4 की अगर आप ऐसे भी देखें तो देखिए 4 कहीं भी नहीं है, ना इसमें 4 है ना इसमें 4 है, इसी में केवल 4 है। तो पहली बात तो यही सही दिखाई दे रहा है, 4ac हमारा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहीं 4 है और किसी में नहीं है। और यहाँ से इसको बनाने के लिए बहुत आसान है, आप क्या करें, बी स्क्वायर है, 4ac को उधर लेके चले जाइए, इधर आ गया। अब बी स्क्वायर अपॉन 4 को नीचे ले आइए, ac उधर रहने दीजिए। ठीक है, हो गया ना बिल्कुल ऐसे ही, बी स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू ac, सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11th के बाद 12th नंबर पे आते हैं, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12th वाला हमसे क्या बोलता है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग अ गेम, अगर कोई किसी की विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी किसी प्लेयर की है 0.79, तो उसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको बताना है। लूज करने की प्रोबेबिलिटी देखिए, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग द गेम ऑफ द सेम प्लेयर इन द सेम गेम क्या होती है? दोनों का एडिशन 1 होता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी के जीतने और हारने की मिलाकर 1 होती है। तो बस अगर दोनों की मिलाकर 1 होती है तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से आप माइनस कर दीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी होती है? 1। हारना प्लस जीतना दैट इज 1। ओके, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, 0.21 आंसर। ठीक है, तो ये वाला हमारा 0.21% नहीं, 0.21 ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 13 वाले में क्या बोला है?
इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम और प्रोडक्ट क्या क्या है, रूट टू रूट थ्री और थ्री रेस्पेक्टिवली, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू इज गिवन रूट थ्री and alpha into beta is equals to given root, sorry, not root, it is only 3. तो आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, वैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ रूट्स आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे पॉलिनोमियल है, तो वहाँ आप जीरोस लिख दीजिए, सेम चीज होती है वो, यहाँ आप जीरोस लिख दीजिए, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह दीजिए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह दीजिए, ठीक है। ये इस तरह से होता है, यानी मैंने यहाँ सम और प्रोडक्ट को अल्फा बीटा ले लिया है, आप सीधे इसको रख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, दैट इज टू रूट थ्री एक्स, टू रूट थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है थ्री प्लस थ्री, ये हमारा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा जो रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री, कुछ नहीं करना होता, एक्स के साथ बस सम ऑफ जीरो लगा दीजिए और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दीजिए, बस निकल आया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है, ये वाला आंसर डी, सॉरी, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिस वन, एक्स माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तब ऐसा आएगा, इन तीनों में से कोई ऐसा नहीं है, ये वाला आएगा, एक्स स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे प्लस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर टू रूट थ्री टू ए बी जो होगा वो यहाँ से निकल के आएगा माइनस टू ए बी, ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 13 के बाद हमारे पास आ जाता है 14th वन, और 14th में हम करते हैं ये, नाउ दिस इज 14 में क्या है, 14 क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ है एक्स वन, एक्स टू और एक्स एन, सो ऑन एक्स एन तक, क्या इनकी फ्रीक्वेंसीज है एफ वन, एफ टू, एफ थ्री डॉट डॉट एंड एफ एन, एफ एन, ठीक है। तो ये जो डेटा सेट है उसकी फ्रीक्वेंसीज आपको ये दे रखी है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको प्रूव करके बताना है दिस सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल, किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर है क्या, ये जो समेशन ले रखा है आपको, सिग्मा जैसे मैंने बोला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आपको कैलकुलेट करना है। समेशन का मतलब होता है कि जो टर्म्स आ रहे हैं उन टर्म्स को सारे टर्म्स को ऐड करके निकालना, इसे समेशन कहते हैं, ठीक है। आई का मतलब होता है कि वन टू एन, यानी वन से स्टार्ट करेंगे, आई का मतलब होता है वन से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन एन तक जाएंगे, ठीक है। समेशन का मतलब होता है कि वन और से एन तक जाने पर जितने भी टर्म्स बनेंगे, वन से एन तक जाने पर जितने भी टर्म्स बनेंगे उससे हम सबको ऐड कर दे, दैट इज कॉल्ड समेशन। ओके राइट, अब हम क्या करेंगे, इसमें दो तीन टर्म निकालेंगे और उससे ऐड करके देखेंगे क्या होता है। तो समेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम देखिए कैसे करते हैं, this summation. So first of all, we will write sum देखिए पहला टर्म जो हमारे पास हो जाएगा वो f1, फर्स्ट टर्म हो जाएगा f1, f1 x1 minus x bar. This is our first term. Okay. Second term f2 x2 minus x bar. Now put at the place of I, put 1 2 3 4 and so on n. n term हमारा क्या हो जाएगा भाई, n term हो जाएगा f f थर्ड टर्म मैं लिख देता हूँ f3 x3 minus x bar. दिस इज अवर थर्ड टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा, n टर्म हो जाएगा fn xn minus x bar, राइट। ओके, सो अब आप देखोगे कि यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर f को, एफ आई
अच्छा, अब मैं इसको समेशन करूँगा अगर तो मैं कैसे लिखूँगा इसको समेशन करके? समेशन करके मैं लिखूँगा इसको ऐसे, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार इज इक्वल टू क्या होगा? यानी जितने भी टर्म ये बन रहा है उन सबको ऐड कर दो, इसी को समेशन कहते हैं। तो टर्म बन क्या रहा है? ये टर्म बन रहा है, सेकंड टर्म ये बन रहा है, थर्ड टर्म ये बन रहा है, एन टर्म ये बन रहा है। इसके बीच में जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब 1 2 3 4 5 1 2 3 तो मैं लिख ही दिया, ऐसे आप 4 5 6 7 8 9 लेते रहो, सारे टर्म खुलते रहेंगे। उन्हीं सबको ऐड करने का नाम होता है ये समेशन। ठीक है? या आप ये कह सकते हो कि इस समेशन को अगर हम ओपन करें तो ओपन करने पर क्या आएगा? ये आएगा f1 x1 माइनस x बार प्लस f2 x2 माइनस एक्स बार। अब एक्स बार में तो कुछ करना नहीं क्योंकि उसमें आई तो लगा नहीं है। ठीक है, इंडेक्सेशन यहाँ पे हुआ ही नहीं है। इंडेक्स के नंबर यहाँ पर है तो इसी में 1 2 3 लगेगा, एक्स बार सेम वैसे ही रहेगा। ओके, प्लस f3 x3 माइनस एक्स बार। ठीक है, और प्लस सो ऑन xn fn xn माइनस एक्स बार। राइट, इस तरह से ये सारे मैंने इसको ओपन कर दिया कह लीजिए, या कह लीजिए कि समेशन का मतलब होता है कि सारे टर्म्स का इंडेक्सेशन 1 2 3 4 पर एन तक रख के उसको ऐड करना। ठीक है, अब इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई अगर कर रहा हूँ सब f1 का तो आ जाता है f1 f1 x1 f1 x1 माइनस f1 x बार प्लस c f2 x2 प्लस f2 x बार प्लस f3 x3 माइनस f3 x बार। ठीक है, अब प्लस सो ऑन प्लस एफ एन एक्स एन माइनस एफ एन एक्स बार ये आएगा। ओके, ठीक है। अब अगर मैं ये F1 X1 वाले जो प्लस के टर्म्स हैं उनको अलग लिख लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3, यानी ये जो टर्म था, ये जो टर्म है प्लस वाला, ये टर्म है, सबको अलग लिख लिया मैंने, एंड प्लस डॉट 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 एंड प्लस सो ऑन एफ एन एक्स एन, ये मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, माइनस वाला जो टर्म है वो माइनस कॉमन लेकर मैंने उनको अलग लिख दिया। वो क्या है? वो है f1 x बार प्लस f2 x बार प्लस f3 x बार डॉट 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 और fn x बार। ठीक है, तो प्लस वाला टर्म अलग, माइनस वाला टर्म अलग लिख दी मैंने। अब आपको देखो कि f1 x1 और f2 x2 और f3 x3 और ये सो ऑन मैं जोड़ता जा रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? और यहाँ पे ये जो आया है, ये क्या मतलब है इसका? मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स बार। ठीक है, वो एक्स बार आता कैसे है? आता ऐसे है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स कीजिए आप। सम ऑफ ऑल टर्म्स जो होता है वो यही होता है, एफ वन एफ आई एक्स आई जिसे आप बोलते हैं, ये सम ऑफ ऑल टर्म्स होता है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई मतलब एफ वन एक्स वन, F2 x2, F3 x3, इन सबको ऐड करिए तो हम उसे कहते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। यानी जितने भी टर्म्स हैं 1 से लेकर n तक उसे आपको ऐड करिए, उसे समेशन कहते हैं। अपॉन क्या फिर हम लोग करते हैं, फिर समेशन ऑफ एफ आई, यानी एफ आई का जो समेशन होता है, ठीक है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवाइड कराते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इससे आप डिवाइड कराते हैं तो एक्स बार निकलता है, ये एक्स बार होता है यहाँ पे। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो अब अगर एक्स बार को मैं यहाँ यहाँ अगर देखूं, सिग्मा सॉरी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है, एफ आई एक्स आई जो इक्वल टू है एक्स बार इंटू समेशन ऑफ एफ आई है। ठीक है, एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है? यही जो लिखा हुआ है, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस Fn xn एंड सो ऑन, ये इसका मतलब होता है। ओके, एफ आई का मतलब क्या होता है? एफ आई का मतलब होता है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, समेशन ऑफ आई का मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसका ऐड, उसका सम। ठीक है, अच्छा,
अब आप ये देखो, यहाँ पे ये जो चीज लिख रखी है मैंने वो यही है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं प्लेस कर सकता हूँ क्या, मैं प्लेस कर दूंगा सिग्मा, यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, राइट। ओके, फिर आया ये माइनस, माइनस, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एक्स बार यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn। अब ये जो समेशन हो रहा है ये क्या है, ये सम हो रहा है किसका, फ्रीक्वेंसीज का, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। इसी को तो बोलता हूँ मैं, ये समेशन एफ आई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ से आ गया एफ आई एक्स आई, ठीक है, माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई समेशन ऑफ एफ आई, राइट, समेशन ऑफ एफ आई, ये आ गया। अब यहाँ वाली जो कंडीशन मैंने आपको बताई इस जगह पे, ये चीज मैंने आपको जो बोली है कि एवरेज क्या होता है, यानी मीन क्या होता है, मीन को ऐसे लिखते हैं हम लोग, और यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो यानी इसके प्लेस पर भी हम क्या रख देंगे, यही सेम चीज, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और ये खुद भी होता है एफ आई एक्स आई के इक्वल ही, तो माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या आ गया यहाँ से आ गया 0, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि ये ऑप्शन में आया है, सॉल्व करने को भी आ सकता है, इसको प्रूफ करके बताइए। ये 4 नंबर 3 नंबर में भी, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी आ सकता है कि इसको प्रूफ करके बताइए, तो ऐसे ही इसको प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर डी, ये 0, ठीक है, ये इस तरह से होगा। ओके, नाउ आगे देखिए, अब मैं आता हूँ 15th नंबर वाले क्वेश्चन पे। 15 में क्या है, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमीस्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि टू हेमीस्फीयर में कट कर दिया गया, ये बीच में से कट कर, जस्ट लाइक अ बॉल, एक हेमीस्फीयर ऊपर, एक हेमीस्फीयर नीचे। ओके भाई, अब जब कट हो गया तो क्या कह रहा है वो, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ दैट टू हेमीस्फीयर्स टेकन टुगेदर, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया वो क्या होता है भाई, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, ये स्पेस का स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 3, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है ये, सरफेस द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड द टू हेमीस्फीयर्स टुगेदर, तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर होंगे भाई। जो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, राइट। अब हुआ क्या, कट करने के बाद दो हेमीस्फीयर होंगे, तो दो हेमीस्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, उसने दोनों के लिखा है दैट ऑफ टू हेमीस्फीयर्स टेकन टुगेदर, तो यानी जो टोटल दो हेमीस्फीयर जो हो गए, दो हेमीस्फीयर इनका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर, जस्ट डबल हो जाएगा। ओके, अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से इसका रेशियो पूछा है उसने, तो हम 4 पाई r स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 6 पाई r स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2 2 4, 2 3 6, द रेशियो कम्स 2:3, तो यानी हमारा ये वाला सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन वो क्या हुआ है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p व्हाट इज p हमारे पास दे रखा है उसने, दैट इज 18 a² b⁴, राइट, b⁴, एंड q हमारे पास दे रखा हुआ है, व्हाट इज q इज 20 a³ एंड b⁴, राइट। तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम, दिस एलसीएम वी हैव टू फाइंड, और ए और बी क्या है, ये प्राइम नंबर से सपोज कीजिए तो। ओके, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इसके फैक्टर्स करने चाहिए सबसे पहले, तो फैक्टर्स करने के बाद जो चीज़ें कॉमन है उसे आप कॉमन लिख लीजिए, और जो चीज़ें कॉमन नहीं उसे भी लिख लीजिए। तो देखिए फैक्टर अगर हम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर फैक्टर हो जाएगा इसका, देखिए 2 3 ज़ा 18, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ओके, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b⁴, या आप ऐसे ले लीजिए b × b², राइट। मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ, देखिए
20 को क्या लिखूंगा मैं, 2 टू द 4 5 जा 20। अब मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर को एक इसको ही रहने दिया, क्यों रहने दिया, इसलिए क्योंकि ये ए क्यूब दे रखा हुआ है, तो ए क्यूब में ए स्क्वायर तो कॉमन है ही। तो अब मैं यहाँ पे ए क्यूब को ऐसे ब्रेक करूंगा कि इस जैसा हो जाए, ए स्क्वायर भी निकला है और साथ में एक ए बचा वो भी लिख दिया, ठीक है। अब बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मैंने इसको ब्रेकअप किया है। मैं पूरा भी कर सकता था ब्रेकअप, बी इंटू बी 4 बार लिख देता, लेकिन मैंने ऐसे किया है कि नीचे से कॉमन एक दूसरे में कॉमन दिखाई दे, इतना कर दिया मैंने कि कॉमन दिखाई दे जाए। ओके, तो यहाँ पर कॉमन देखिए, सबसे पहले नंबर्स में 2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख लो। बाकी कॉमन में और कोई नंबर नहीं है। जो कॉमन हो उसे आप एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है तो उसे आप एक बार नहीं, उसे आप हर नंबर को आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम के लिए। तो ये 2 बार लिखिए, 2b और 5b, इसे भी लिखिए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, उसे आप एक बार लिख दीजिए, ठीक है। ये अकेला ए बचा, इसे भी आप लिखिए, ठीक है। अब बी स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे एक बार, तो आप बी स्क्वायर को एक बार ही लिखिए, और ये बी स्क्वायर जो बचा इसे भी लिखिए, ठीक है। ये होता है एलसीएम में निकालने के लिए। अब मल्टीप्लाई आप करा दीजिए इसका, दैट इज 180। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट इज ए क्यूब एंड बी पावर 4। तो क्या करा मैंने, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन हुआ उसे लिखा, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखा। कॉमन वाले को एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसे तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर इस वाले में भी ऐसे किया, जो कॉमन है उसे एक बार और जो बचा वो भी लिखना है। तो इस तरह से आप ऐसे निकालेंगे। और एचसीएफ मान लो उसका निकालना होता तो क्या करते आप, एचसीएफ में क्या होता है कि सिर्फ जो कॉमन है आपको वही लिखना है। तो 2, आपने 2 लिखा यहाँ पर, यहाँ कॉमन क्या है ए स्क्वायर, तो आपने ए स्क्वायर लिखा, यहाँ कॉमन क्या है बी स्क्वायर, तो आपने बी स्क्वायर लिखा। ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ वाले नंबर तो आएंगे ही आएंगे, और जो बचा उसका भी मल्टीप्लाई होना है, ये एलसीएम होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप डिटेल के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा एचसीएफ एलसीएम के लिए, और देखेंगे, ठीक है। अब आता हूँ मैं 17 नंबर पर। एचसीएफ एलसीएम के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी कैसे निकालना होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। अब आता हूँ 17 नंबर पर। अब वो कहता है nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, क्या है भाई ऑफ एपी, एन टर्म 7n, ये बोल रहा है 7n प्लस 4, उसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये 7n+4, एपी में कोई टर्म है 7n प्लस, एन टर्म है 7n+4, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा, 7n+4 है कॉमन डिफरेंस, यानी डी क्या होगा। एपी आप जानते ही हैं, जो उसका फर्स्ट टर्म होता है वो होता है ए, और जो सेकंड टर्म जो डिफरेंस होता है वो होता है डी। सीरीज बनती ऐसे है कि अगर आपकी पहला टर्म ए है और डिफरेंस अगर आपका 4 है, तो आप 4 ऐड करते जाइए, आपकी सीरीज बनती चली जाएगी, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, इस तरह से सीरीज बनती है। यानी हर 2 टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, यानी 6 और 10 का डिफरेंस 14, और 18 का डिफरेंस 4, 10 और 14 का डिफरेंस 4, 2 और 6 और 4, तो जो भी सीरीज आएगी उसका डिफरेंस सेम होता है। अच्छा, अब ये एन टर्म हमको दे रखा हुआ है 7n+4, एन टर्म अगर हमें दे रखा हुआ तो पहला टर्म कैसे आएगा, एन की जगह पे आप 1 रख दीजिए, फर्स्ट टर्म निकल आएगा। यानी ए अगर आपको निकालना है यहाँ पे, जस्ट प्लेस n इक्वल्स टू 1 हियर। जब आप n को 1 रखोगे तो पहला टर्म आपका निकलेगा, आपने 1 रखा, ठीक है। 7 1 7 एंड +4, दैट इज योर फर्स्ट टर्म 11। ओके, फिर सेकंड टर्म कैसे निकलेगा भाई, सेकंड टर्म निकलेगा कि आप क्या करिए, मैं यहाँ करता हूँ आपके लिए। पहला टर्म आपने क्या निकाला, आपने प्लेस किया n की प्लेस पर, n इक्वल्स टू 1 रखने पर पहला टर्म आ गया 7 × 1 + 4 = 11, ये हो गया a। अब आया मेरा सेकंड टर्म t2, दैट इज 2 रख दीजिए वहाँ पे, 7 2 14, 14 + 4, n को मैंने क्या रखा 2, तो उसमें 14 + 4 = 18। ए पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों को माइनस करा लीजिए, 18 - 11 = 7, ये हमारा डिफरेंस आ गया। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, डिफरेंस, ठीक है। तो ये 7 हमारा डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कॉमन डिफरेंस ये 7 आ गया, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग इस नंबर पे 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, वो कहता है कि जो हमारे पास डेटा सेट है 1 4 7 9 16 एंड 21 एंड 25, इफ ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इसमें से इवन नंबर को मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम अ प्राइम नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है रैंडमली। ओके, तो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ,
मैंने क्या करा, उसने बोला कि रिमूव कर दूँ, क्या रिमूव कर दूँ? इवन नंबर्स, तो 4 एक इवन नंबर्स है यहाँ पर और एक 16 इवन नंबर, ये रिमूव हो जाए। रिमूव होने के बाद जो नंबर बचेंगे वो बचेंगे 1, 7, 9, 21 एंड 25, ये नंबर बचेंगे, ठीक है? अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, तब हम क्या करें कि हम क्या क्या निकालने की प्राइम नंबर निकालने की, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमारे पास टोटल नंबर अब बचे कितने? आपका हो गया हमारे पास जो सैंपल स्पेस बचा, वो टोटल नंबर हमारे पास जो बचे वो बचे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर बचे, ठीक है? अब जैसे प्राइम कितने हैं? तो प्राइम नंबर जो हमारे पास इसके अंदर दे रखे हैं वो एक ही है, 7, 7 इज प्राइम ओनली हियर, ओके? तो अगर 7 सिर्फ प्राइम है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी उसको आने की प्रोबेबिलिटी? तो जो फेवरेबल इवेंट्स है वो कितने हैं? 1, तो आप यहाँ ऊपर 1 लिख दोगे, ठीक है? और नीचे टोटल नंबर कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम हमारे पूरे 5 हैं, नीचे आप 5 लिख दोगे। अब ये दोनों ऑलरेडी हटा दिए गए हैं, तो जो बचे हुए नंबर्स हैं, उसी में हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ना कि आप पूरे 7 नंबर्स को काउंट करने लगेंगे, ठीक है? ये नंबर दोनों हटा दिए गए हैं, तो नाउ हमारे पास जो सैंपल स्पेस बचा का जो नंबर्स को यानी प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए जो बचा हमारे पास, वो यही डेटा बचा है। तो इसी को ही आप सैंपल स्पेस मानेंगे, ना कि इस 7 नंबर्स को, क्योंकि इसमें आंसर 1/7 भी दे रखा हुआ है, ये भी दे रखा हुआ है। तो ये आंसर सही नहीं है, आंसर ये सही है। क्यों? क्योंकि हम डेटा जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्राइम नंबर सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं इस डेटा सेट से, जिसमें 5 ही नंबर सिर्फ हैं। तो हम नीचे सैंपल स्पेस में यहाँ 5 लिखेंगे। क्लियर? ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5।